हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है यह लॉन्ग लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। यह स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिहाइंड स्टमक लोकेटेड होता है। अब आते हैं, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होता है और यह अपीयरेंस में इसका जो कलर होता है वह साल्मोन कलर का होता है। इसके चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द हेड, सेकेंड पार्ट इज द नेक, थर्ड पार्ट इज द बॉडी एंड फोर्थ पार्ट इज द टेल। हेड सबसे पहले देखेंगे हम लोग हेड के विषय में। तो हेड जो होता है वह डोडनम के इनर कर्वेचर पर लोकेटेड होता है। बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ये जो होता है जस्ट स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज द नेक। नेक जो होता है वह बॉडी को हेड से अटैच रखता है, जोड़े रखता है। फोर्थ पार्ट इज द टेल। टेल जो होता है इसका स्ट्रेचिंग लगभग स्प्लिन तक होता है, यानी यह स्प्लिन तक फैला हुआ होता है। अब आते हैं कि इसके ऊपर कुछ डक्ट्स होते हैं, अटैच होते हैं, जिसे हम लोग एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और जो कुछ और होते हैं उन्हें हम लोग मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यानी दो तरह के डक्ट होते हैं पैंक्रियाज में, दो तरह के डक्ट पाए जाते हैं। कुछ को हम लोग एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं और कुछ को हम लोग मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। तो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं वो बहुत सारे ब्रांच होते हैं और वो सभी ब्रांच जो होते हैं अपने अपने जगह से पैंक्रियाटिक जूस को लेकर करके मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में पहुंचाते हैं, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट उस जूस को लेकर के डोडनम के सेकेंड पार्ट में पहुंचाता है। उसके साथ साथ पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वह एक डक्ट से जुड़ता है। वो डक्ट का नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। इस गॉल ब्लैडर से निकला हुआ जो डक्ट होता है उसे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एक दूसरे से जिस पार्ट पर जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस पार्ट को हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और एम्पुला ऑफ वेटर जिन मसल्स की सहायता से सपोर्टेड होते हैं या सराउंडेड होते हैं, उन मसल्स को हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। तो जहां पर ये जुड़े उसे हम एम्पुला ऑफ वेटर कहें, और जिन मसल्स की सहायता से ये सपोर्टेड होते हैं या सराउंडेड होते हैं उन्हें स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और ये दोनों मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर करके यह डोडनम के सेकेंड पार्ट में खुलते हैं। यानी बाइल जो होता है, जो गॉल ब्लैडर से निकलता है वह बाइल, और पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज से निकलता है, ये दोनों मिलकर करके ये कहाँ आते हैं? डोडनम के सेकेंड पार्ट में आते हैं, जहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि इसका बनावट कैसा होता है। तो पैंक्रियाज जो होते हैं वह पैंक्रियाटिक सेल्स से बने होते हैं। क्लस्टर ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स एक दूसरे से मिल कर करके एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप का नाम दिया गया है एसिनी, और एसिनी जो होता है वह क्लस्टर बनाता है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हुआ, उससे छोटा स्ट्रक्चर हुआ एसिनी, और सबसे जो होता है छोटा यानी यूनिट हुआ वो हुआ पैंक्रियाटिक सेल्स। पैंक्रियाटिक सेल्स आर पिरामिडल इन शेप। ये जो होते हैं इनके सेल्स वो पिरामिड शेपेड होते हैं, और उनके ऊपरी सतह पर यानी जो टिप होता है उस पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, और उन्हीं माइक्रोविलाई की सहायता से ये जो होता है पैंक्रियाटिक जूस जो है रिलीज करते हैं पैंक्रियाज में, जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए डोडनम के सेकेंड पार्ट में आता है। तो अब आते हैं हम लोग कि ये जो पैंक्रियाज होता है जो एसिनी और लोब्यूल से बने होते हैं, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज द एक्सोक्राइन फंक्शन। मोस्ट पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज के जो मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं, लगभग 80 to 85 पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में परफॉर्म करते हैं, अधिक से अधिक पार्ट। और कुछ पार्ट्स माने जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, मीन्स 15 to 20% ऑफ द पैंक्रियाज परफॉर्म एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। मीन्स उनसे हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर किए जाते हैं। अब आते हैं कि इसमें से जो
ये लोबुल्स जो बना हुआ है, यह लोबुल्स ये बहुत की संख्या में होता है। इनमें से कुछ लोबुल्स ऐसे होते हैं जो पिरामिडल ना होकर करके वो बनाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, उसे हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। वही आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं वो इंडोक्राइन की तरह परफॉर्म करते हैं। अब आएंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सी आर्टरी, कौन कौन सी वेन जो होती है ब्लड सप्लाई देती है। तो आर्टरी के रूप में देखेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पैंक्रियाज। उनमें से पहला आर्टरी जो होती है उसका नाम दिया गया है इन्फेरियर आर्टरी, इन्फेरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी उसका पूरा नाम होगा। क्योंकि लंबा नाम है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। इन्फेरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी फर्स्ट आर्टरी। सेकेंड आर्टरी जो हुआ उसका नाम होता है एंटेरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी। और थर्ड जो हुआ वह हुआ पोस्टेरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी। और फोर्थ जो आर्टरी होता है उसे हम लोग कहते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। तो इस 4 आर्टरी की सहायता से पैंक्रियाज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। अब आते हैं हम लोग वेन पर। तो वेन में पैंक्रियाटिको-डुओडेनल वेन एंड स्प्लेनिक वेन की सहायता से जो है ब्लड सप्लाई यहाँ से लेकर करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हार्ट तक पहुँचाया जाता है। अब आते हैं हम लोग लिम्फ में। तो लिम्फ में मेसेंटिक लिम्फ नोड्स की सहायता से लिम्फ जो का सप्लाई इसमें मिलता है, और भी बहुत सारे हैं। अब आएंगे उसके साथ हम लोग नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई जो होता है पैंक्रियाज को, वो ऐसा होते हैं उनमें ये नर्व सप्लाई देती है। तो वैगस नर्व और पैंक्रियाटिक प्लेक्सस और उसके साथ सिलियाक गैंग्लियन जो है ये भी हमारे पैंक्रियाज को नर्व सप्लाई देती है। तो इस तरह से हम लोग एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज के विषय में पढ़े हैं। अगले चैप्टर में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियाज के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथ साथ हम एक अपील करना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।